हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल करके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये टॉपिक स्टडी कराऊंगा बेटा। ये क्लास 9th क्लास 11th के बच्चों के सिलेबस में आता है। आज मैं इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। इसमें मैं सिर्फ सेल की डिस्कवरीज के बारे में बात करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो होगी और सेल की डिस्कवरीज पता चलेंगी आज आपको, ठीक। ध्यान से देखें। सबसे पहले साइटोलॉजी वर्ड एक आता है। सेल जब पढ़ के तो साइटोलॉजी पे हमारा ध्यान आना चाहिए। व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटो वर्ड, ये सब लैटिन भाषा, मैंने बताया था बायोलॉजी जो होती है वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर वर्ड बनती है इसमें। तो ये भी एक वर्ड काइटोस से मिलकर बना है। साइटो वर्ड जो था काइटोस से लिया गया। लोगोस में स्टडी, काइटोस में सेल, लोगोस में स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो यह लिख दिया मैंने। द स्टडी, साइटोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल की स्टडी और उसके जो फंक्शन है उसको हम साइटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल? तो साइंटिस्ट का नाम सभी बच्चे जानते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द कॉग टिश्यू। लिखा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड की थी सेल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉग टिश्यू से, ठीक। इट इज अ डेड स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको समझाते कैसे वो समझ लो। कुछ जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, इस तरह के हेक्सागोनल चैम्बर आपको दिखाई देंगे। हेक्सागोनल चैम्बर मधुमक्खी के छत्ते की तरह, इस तरह से ये कॉर्क टिश्यू थे। इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेक्शन में देखा था। ये डेड सेल थी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता था। कोई भी सेल लिविंग तब होगी जब उस सेल में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद हों। अब इस वाले हमने पूरा ग्रुप एक बना के दिखाया गया है। ये कई सेल्स इकट्ठी थी, बिल्कुल मधुमक्खी की छत्तों की तरह दिखाई दे रही है। ये कॉर्क टिश्यू है, ठीक है बेटा। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल। सेल की डिस्कवरी करने की आपको मालूम है रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। कब की? 1665 में की। ही डिस्कवर्ड द सेल इन कॉग टिश्यू। इट इज अ डेड स्ट्रक्चर। ये डेड स्ट्रक्चर था, ये कॉग टिश्यू से था। इसमें क्योंकि न्यूक्लियस भी हमें किसी सेल में दिखाई नहीं दे रहा और साइटोप्लाज्म भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम कहेंगे ये डेड स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी सेल लिविंग होती है तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जरूर दिखाई देगा, ठीक है बेटा। रॉबर्ट हुक ने एक काम करा, ही डिस्कवर्ड द सेल इन कॉग टिश्यू। इट इज अ डेड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा इशू होता है, ही रोट अ बुक। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये लिखा है बेटा नाम, माइक्रोग्राफिया। ही रोट अ बुक नोन एज माइक्रोग्राफिया। दिस बुक इज पब्लिश इन लंडन इन 1665। 1665 में लंदन में इस बुक को पब्लिश किया गया था। माइक्रोग्राफिया नाम था इनका, ये इन्होंने काम किया था। ही आल्सो गेव द आइडिया ऑन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक संस्था है, आप जानते हैं। यहाँ पर जितनी भी रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले ये सोसाइटी जो होती है अप्रूव करती है, फिर वो हमें स्टडी करने के लिए आगे मिलती है, ठीक है। इनका अप्रूवल चाहिए होता है। इस सोसाइटी का सबसे पहले आइडिया भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। ही गेव द आइडिया ऑन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। 3 काम रॉबर्ट हुक के बारे में आपको याद रखना है, कंपटीशन वाले बच्चे भी सुन लें। रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 फ्रॉम द कॉग टिश्यू। इट इज अ डेड स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। ही रोट अ बुक नोन एज माइक्रोग्राफिया। इट पब्लिश इन लंदन इन 1665। बुक लिखी थी, ये नाम पूछ सकते हैं, माइक्रोग्राफिया नाम था उसका। ही गेव एन आइडिया ऑन द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन में रॉयल सोसाइटी का आइडिया भी इन्होंने दिया था। दूसरा पॉइंट आता हमारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट का, ठीक। देखिए, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी लेकिन वो डेड सेल थी, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल डिस्कवर की, वो लिविंग सेल थी, ठीक है। तो इनकी डिस्कवरी के 9 साल बाद, आफ्टर 9 ईयर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674, ही इज द डच साइंटिस्ट। डच, DUTC, डच का मतलब था इट लिव्ड इन द हॉलैंड। हॉलैंड में रहते थे, ठीक है, ध्यान रखना। ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल सच एज, कौन सी पहली फ्री लिविंग सेल ने डिस्कवर किया? ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया। सेल के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को और प्रोटोजोन्स को एंड RBCs को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1674। ये डच के रहने वाले थे, यानी हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड की वो कौन सी थी? ह्यूमन स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड RBC, ये डिस्कवर्ड की थी इन्होंने, ठीक है बेटा। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम देखें, रुडॉल्फ वर्चो। रुडॉल्फ वर्चो ने कम और 1858 में, ही इज द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। ये जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या काम करा? ही टोल्ड दैट द लिविंग सेल इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जर्मन साइंटिस्ट जो थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, रुडॉल्फ वर्चो नाम था इनका। ही टोल्ड दैट द लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब पहले से मौजूद सेल। तो इनका मानना यह था कि सेल जो डेवलप हुई है वो पहले से मौजूद किसी सेल से डेवलप हुई है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया, ही टोल्ड दैट द लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको लैटिन भाषा में इस नाम से जाना जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल पहले से मौजूद सेल से ही डेवलप हुई है, ध्यान रखेंगे। फिर एक साइंटिस्ट है डुजार्डिन। डुजार्डिन फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द टर्म सार्कोड।
ये क्वेश्चन मिल जाता है हमको, नीट में मिल जाएगा या दूसरे बायो के एग्जाम में कहीं पे मिलेगा आपको। हु गेव द टर्म सार्कोट, तो आपको टिक लगाना उस पर, डुजार्डिन, ठीक है। तो डुजार्डिन ने क्या काम करता है, ही डिस्कवर्ड द सेमी फ्लूइड मटेरियल, लिविंग मटेरियल इन द सर्टेन प्रोटोजोअन्स कॉल्ड सार्कोड। तो हमारा क्वेश्चन आता है हु गिव द टर्म सार्कोड, सार्कोड शब्द किसने दिया, तो आपको टिक लगाना डुजार्डिन ने दिया, ठीक है बेटा। पुरकिंजे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ही यूज द टर्म, इन्होंने यूज किया द टर्म प्रोटोप्लाज्म, द टर्म प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाई पुरकिंजे, पुरकिंजे ने सबसे पहले ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, मैं एक सेल बना के आपको समझा दूँ। सेल का शेप तो बेटा कैसे भी हो सकता है, सिंपल शेप बना लिया मैंने सेल का, राउंडेड शेप, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, ये इसमें साइटोप्लाज्म होगा, कोई भी सेल अगर लिविंग है तो ये इसका साइटोप्लाज्म है, देखो मैंने लिखा यहाँ, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को अगर हम मिला दें तो हम कहते हैं ये प्रोटोप्लाज्म है बेटा। अगर प्रोटोप्लाज्म किसी सेल में होगा तो वो लिविंग सेल मानी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो द टर्म प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय पुरकिंजे, हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, आप टिक लगाएंगे पुरकिंजे, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म किस सेल में है तो वो लिविंग सेल है। उसके बाद जॉन हक्सले नाम के साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने बताया था कि इनके अकॉर्डिंग द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू जॉन हक्सले द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू जॉन हक्सले। जॉन हक्सले ने ये बात सबसे पहले बताई कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यानी प्रोटोप्लाज्म सेल में है तो लिविंग लाइफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन हक्सले प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। व्हाट इज सेल थ्योरी, हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाई, यहाँ से साइंटिस्ट का नाम है शिलीडेन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, एंड शुआन जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन 1838-39 1838-39 में शिलीडेन और शुआन ने मिलकर सबसे पहले दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज की थी। सेल थ्योरी हमें क्या बताती है वो हमने यहाँ बताया है। द सेल थ्योरी इज वी अंडरस्टैंड टुडे द फॉलोइंग कंपोनेंट, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर सेल थ्योरी बेस्ड है। पहला पॉइंट, सेल थ्योरी क्या चीज़ हमें बताती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट तो हमारा ये बनता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कह सकते हैं। तो सेल थ्योरी हमें क्या बता रही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी। दूसरा पॉइंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट पॉइंट इज सेल थ्योरी, लास्ट पॉइंट सेल थ्योरी का ही होता है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सेल थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन कौन से तीन पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, पहला पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, और तीसरा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है बेटा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, नॉल एंड रस्का फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें बहुत माइन्यूट चीज़ों को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आसानी से क्लैरिफाई कर पाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। दूसरा होता है बेटा एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, विच इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में एक्सेप्शन क्या है, तो आपको बताना सेल थ्योरी में एक्सेप्शन जो है वो वायरस है, बिकॉज वायरस इज नॉट अ सेल, वायरस सेल ही नहीं है, इसलिए वो सेल थ्योरी में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए उसे सेल थ्योरी में एक्सेप्शन माना जाता है। तो विच इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, आपको आंसर लगाना वायरस। तो वायरस सेल नहीं है, किसी भी बुक में आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 की बुक्स में आप देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने को आ जाते हैं हमारे सिलेबस में, तो कहीं भी आपने वायरस बैक्टीरिया के नीचे लिखा तो देखा होगा बैक्टीरियल सेल, कभी वायरस के नीचे लिखा नहीं देखा होगा वायरल सेल, क्योंकि वायरस सेल नहीं होता, ठीक है, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर। तो एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में जो एक्सेप्शन है तो वो है वायरस, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस, ये लिखा है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस। फिर बताया हमने स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, सबसे छोटी सेल का नाम PPLO, अगर फुल फॉर्म इसकी बताएं तो P से पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पहले वाले P से पिलीरो है, दूसरे P से निमोनिया, निमोनिया में P साइलेंट होता है, लाइक ऑर्गेनिज्म, पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यह इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, ये इसका साइज जो होता है 0.1 से 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल को आपसे पूछ ले विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ड, तो आप बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, या पूरा नाम पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। इसका साइज 0.1 से लेकर 1 मिली माइक्रोन के आसपास होता है। अब एक कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल जाते हैं कंपटीशन में। लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, एनिमल में सबसे बड़ी सेल का नाम बताइए, एनिमल में
लार्जेस्ट सेल इन एनिमल। एनिमल में सबसे बड़ी सेल का नाम होता है बेटा ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन एनिमल इज ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज जो होता है 1.7 जिसका साइज होता है 175 इंटू 135 mm, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन एनिमल इज ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज 175 इंटू 135 mm के आसपास होता है। इसी तरह लार्जेस्ट सेल इन प्लांट की अगर बात करेंगे तो आंसर होगा इसका एसिटाबुलेरिया। ये एक एल्गी है जो ग्रीन एल्गी है, इसका याद रखिएगा। प्लांट सेल में लार्जेस्ट सेल एसिटाबुलेरिया या ग्रीन एल्गी होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन द एनिमल, एनिमल में सबसे लंबी सेल तो आप बताएंगे नर्व सेल होती है, जो 3 फीट जिसका लंबाई हो सकती है। नर्व सेल हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं वो सबसे लंबी सेल मानी जाती है, उसकी लंबाई लगभग 3 फीट के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन द प्लांट, प्लांट में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? ये फाइबर्स होते हैं, रेशे। फाइबर्स इज द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट और लगभग इनका साइज कितना होता है 20 to 550 mm के आसपास। ये 20 to 550 mm साइज जो होगा वो जूट और बोहमेरिया नाम के 2 पौधे हैं जिनमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की स्टडीज़ के बारे में, सेल के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरीज की उन डिस्कवरीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेटा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।